नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं अश्विनी कुमार टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी में आप लोग का फिर स्वागत करता हूँ। हमारी ये टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है और इस टेस्ट सीरीज़ में हमने जो क्वेश्चन शामिल किए हैं, आशा करते हैं कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है। तो चलिए टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न इस टेस्ट सीरीज़ में पूछे गए हैं। और जैसा कि बार बार बोलता हूं कि मेरे साथ आप भी टेस्ट सीरीज़ के हर ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो श्रृंखला है ये है 10वां और इसमें देखेंगे किस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो पहला प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, इस तरह के जो अपवाह प्रतिरूप हैं उनको मैंने अपने नोट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, डायग्राम के साथ समझा रखा है। आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप जो है नोट्स को जो है जाके ऐप से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सी नदी पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण नहीं है। पहला दिया है तीस्ता, दूसरा है बनास, तीसरी नदी है काली और चौथी है गंडक। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आप इसी ऑप्शन से निकाल सकते हैं। देखिए, 3 नदियों का उद्गम जो है हिमालय क्षेत्र है, यानी हिमालयी क्षेत्र से नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? तीस्ता, काली और गंडक। और ये तीनों नदियां हैं जाके कहीं ना कहीं गंगा में मिल जाती हैं। तीस्ता जाके मिलती ब्रह्मपुत्र में और बाकी ये 2 नदियां मिलती हैं गंगा में। बस एक नदी ऐसी है जिसका उद्गम क्या है, हिमालय क्षेत्र ना हो। कि कहाँ से हुआ है इसका उद्गम? इसका उद्गम होता है अरावली की पहाड़ी से। ठीक है, और ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो हम जो है इस ऑप्शन के आधार पे भी इसको सही कर सकते हैं। और अगर हमें पहले से पता हो कि पूर्ववर्ती जो है अपवाह प्रतिरूप कौन कौन सी नदियां हैं, अनुवर्ती कौन कौन सी नदियां हैं, तब भी हम सही कर सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप्ती नदी के संबंध में सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं पूछ रहा। नदी का नाम कौन सा? ताप्ती। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहां से हुआ है? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी से। और सतपुड़ा श्रेणी का वह भाग जिसे हम महादेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से उद्गम होता है किसका? ताप्ती का। ताप्ती के उद्गम के संबंध में देखिए दे रखा है, ताप्ती नदी का उद्गम महादेव पर्वत से होता है तथा यह 3 राज्यों से होकर बहती। बिल्कुल सत्य है। या कितने राज्यों से होकर बहती? 3। उद्गम कहां से होता? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये जाती महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद जाती गुजरात में, गुजरात की खंभात की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, अगला है, यह नदी सतपुड़ा पर्वत तथा अजंता पर्वत के भ्रंश में बहती। बिल्कुल, यह नदी भ्रंश नदी है। भारत में 3 नदियां भ्रंश नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो ताप्ती भी भ्रंश में बहती। किस किस पहाड़ों के भ्रंश में बहती? सतपुड़ा और अजंता के भ्रंश में। और सतपुड़ा जो है इस नदी के, किसके? ताप्ती नदी के उत्तर में स्थित है। सतपुड़ा ताप्ती नदी के उत्तर में है, अजंता ताप्ती नदी के दक्षिण में है। ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके बेसिन का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में है तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। बात कर रहा ताप्ती की। ताप्ती का सर्वाधिक जो बेसिन है या सर्वाधिक बेसिन का भाग है, बहाव क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश में ना होकर कहां पर है? वो है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन क्या है? असत्य है। जबकि ये सत्य है कि वो नदी कहां गिरती? खंभात की खाड़ी में गिरती, गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती। अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस नदी पर काकरपारा तथा उकई परियोजना संचालित की जाती है। बिल्कुल सत्य है। यानी हमारा ए, बी और डी जो है सत्य है। सी में हमारा जो मध्य प्रदेश दे रखा है ये हमारा गलत है। यहां पर होना चाहिए था क्या? महाराष्ट्र होना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न से पहले हम थोड़ा सा जो है आप लोग को सूचित करना चाहते हैं
कि हमारे जो है टेस्ट सीरीज आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए टेस्ट सीरीज जो शुरू हो गया RAR एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप जो है ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप से जो है टेस्ट सीरीज बाकी नोट्स सब कुछ आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर ये पूछ रहा है क्या, असत्य के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब हम कथन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम त्र्यंबकम पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। यानी कि ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, सत्य है। कहाँ से हुआ है ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला है, कृष्णा नदी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से हुआ है। बिल्कुल सही है, ये भी सत्य है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर, कहाँ, यहाँ पे है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अगला है, महानदी का उद्गम मैकाल पर्वत के दक्षिण भाग सिंगमा से हुआ। बिल्कुल, यहां तक तो सत्य है, जो मध्य प्रदेश में है। किसकी बात कर रहा है, सिंगमा की बात कर रहा है। जबकि हम जानते हैं कि ये सत्य है कि महानदी का उद्गम मैकाल पर्वत के सिंगमा वाले भाग से हुआ है, लेकिन सिंगमा जो है वो मध्य प्रदेश में ना होकर वो कहां पर है, वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा देखिए ध्यान से, ये कहां पर दे रखा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ना होकर कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में अगर ये है तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी यहां तक तो सही है, लास्ट वाला जो हिस्सा है ये गलत हो गया, ठीक है। अगला देखें, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत से हुआ है, इसका सर्वाधिक बहाव क्षेत्र तमिलनाडु में है। बिल्कुल सत्य है। यानी कि अगर देखा जाए A, B और D तीनों सत्य हैं, C हमारा क्या, असत्य है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर C हो जाए, क्योंकि पूछा है क्या कि असत्य कथन को पहचानिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से नहीं हुआ। यानी किस जो है नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से नहीं हुआ है। अब देखिए थोड़ा सा जो है टफ कर दिया गया है इसमें, क्योंकि दो नदियां तो भारत से संबंधित है, लेकिन दो नदियां भारत संबंधित नहीं है। अब इनमें से पूछ रहा है किस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तिब्बत से हुआ है, ठीक है। चेमायुंगनुंग ग्लेशियर से हम लोग जानते हैं, बार बार पढ़ते हैं। साल्वीन नदी का उद्गम, इसका भी उद्गम तिब्बत से है और ये चीन की नदी है। ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है, चाइना में है, चीन में बहती है। अगला है मेकांग नदी, बार बार सुना होगा, म्यांमार की जो जीवन रेखा कही जाती है इस नदी को। इसका उद्गम भी कहाँ से है, तिब्बत से है। तिब्बत से उद्गमित होती है और चीन से होते हुए म्यांमार पहुँचती है, और म्यांमार में ये इसका जो बहाव क्षेत्र सर्वाधिक है। तो यानी इन तीन नदी का उद्गम क्या है, तिब्बत है। अब गंगा का उद्गम क्षेत्र तिब्बत ना होकर कहां से हुआ है, ये हिमालय से हुआ। तिब्बत और हिमालय अलग अलग क्षेत्र हैं। इसका उद्गम कहां से हुआ, गंगा नदी का, ये हिमालयी नदी है, ये तिब्बती नदी नहीं है। इसका उद्गम हिमालय से हुआ है। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, गंगा नदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको अगर मैं ना बताऊं तब भी आप लोग कर ले जाएंगे। और अगर और बेहतर तरीके से आप नदियों के बारे में जानना चाहते हैं, उद्गम, उस पर बांध परियोजना कौन कौन सी चलाई जा रही, किससे संबंधित परियोजना है, यानी किस राज्य से संबंधित परियोजना है, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स बहुत अच्छे से डिजाइन है और विद डायग्राम के साथ, आपको डायग्राम के साथ मिलेंगे। आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो नंबर दे रखा आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, गोदावरी नदी पश्चिमी घाट से उद्गम हुआ है। तुंगभद्रा, इसका भी पश्चिमी घाट से। कंबम नदी, इसका भी पश्चिमी घाट से, ठीक है। कंबम जो है किसकी, कावेरी की सहायक नदी है, इसका भी पश्चिमी घाट से हुआ है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ, महादेव पर्वत से हुआ। अभी
इसी प्रश्न के ठीक 2 प्रश्न पहले मैंने बताया है कि ताप्ती के संबंध में कथन दे रखा था, तो उसमें बताया गया था ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश हमारे पश्चिमी घाट में है नहीं, तो पश्चिमी घाट में ना होने से ताप्ती नदी का उद्गम पश्चिमी घाट नहीं माना जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आप देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न है मैं बार बार बोलता हूं कि सुमेलित नहीं है, यानी कि अगर कहीं पे आपको जो है स्टेटमेंट दे रखा तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। अब जो प्रश्न बनते हैं उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट के शुरुआत में सही बात लिख के स्टेटमेंट के एंड में जो है क्या लिख देते हैं, गलत डाटा दे देते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट के शुरू में गलत डाटा होता है और एंड में क्या होता है, सही डाटा दे देते हैं। अब क्या होता है कि अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है प्रश्न को गलत करके आ सकते हैं, संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो जो प्रश्नों का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। चलिए देखते हैं ध्यान से इसे। ब्यास तथा सतलज के मध्य के मैदान को बिष्ट दोयाब कहते हैं, बिल्कुल सही है। ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच जो मैदान है जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, उस मैदान को क्या कहते हैं, बिष्ट दोआब कहते हैं। रावी तथा ब्यास के मध्य के मैदान को बारी दोआब कहते हैं, बिल्कुल सही है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि बारी दोआब का मैदान किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रावी तथा ब्यास। ठीक है, चलिए रावी तथा चेनाब के मध्य के मैदान को रचना दोआब कहते हैं, ये भी सही है। रावी और चेनाब के बीच का जो मैदान उसे बोलते हैं रचना। ठीक है, चेनाब तथा सिंधु के बीच के मैदान को चज दोआब कहते हैं, ये हमारा गलत है। चज दोआब जो है वो चेनाब और झेलम के बीच है। चेनाब और झेलम के बीच को क्या बोलते हैं, चज दोआब कहते हैं। जबकि सिंधु, चेनाब और झेलम यानी कि 3 नदी की बात करें, एक नदी आपके हो गई सिंधु, एक हो गई आपकी चेनाब और एक हो गई झेलम। इन तीनों नदियों के संयुक्त मैदान को बोलते हैं सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब क्या बोलते हैं, सिंधु सागर दोआब। किन तीनों नदियों के, सिंधु, चेनाब और झेलम। ठीक है, और जो चज दोआब बोला जाता है किसको, चेनाब और झेलम को। तो पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। अब फिर अपवाह तंत्र की बात कर रहा है। कुल अपवाह तंत्र अगर देखा जाए तो 10 से 12 अपवाह तंत्र नदियां धारण करती हैं, लेकिन भारत में 2-3 अपवाह तंत्र है जो जिस टाइप की नदियां ज़्यादा मिलती हैं। तो आप अगर अपवाह तंत्र को बेहतरीन तरीके से जानना चाहते हैं तो मैं बार बार ही बोलता हूं, आप नोट्स को परचेज करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है आरी, दूसरा है खंडिता, तीसरा वृक्षानुमा और चौथा है जालीदार। अब जो है भारत में देखेंगे कि भारत में उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो नदियां बहती हैं और दक्षिण भारत में जो बड़ी नदियां हैं वो वृक्षानुमा, कौन सा अपवाह तंत्र रूप धारण करती हैं, वृक्षानुमा। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। उत्तर भारत की ज्यादातर मैदानी नदियां, उत्तर भारत की मैदानी नदियां। ठीक है, ये क्या हो गया। दूसरा दक्षिण भारत की जो बड़ी नदियां हैं वो दोनों क्या करती हैं, अपवाह तंत्र कौन सा रखती हैं, वो रखती हैं वृक्षानुमा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। चलिए इसको देखते हैं। पहला दे रखा गोदावरी, दूसरा महानदी, तीसरा कृष्णा और चौथा नर्मदा। पहली बात तो जल ग्रहण क्षेत्र, यानी
नदियां तथा मुख्य नदियां तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र, जितने क्षेत्र में बहती हैं वही उसका क्या होगा, जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा जो है नदी जलग्रहण क्षेत्र किसका है, वो है गंगा नदी का। किसका है, गंगा नदी का। उसके बाद किसका है, उसके बाद है गोदावरी नदी का। यानी इसमें गंगा दे नहीं रखा तीनों में, यानी इसमें गोदावरी दे रखा, तो हमारा जो आंसर क्या सही हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी इन चारों नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र या सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है, वो है गोदावरी का। और अगर पूछा जाए भारत में, तो भारत में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, वो है गंगा का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है। अब देखिए, प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबी की बात कर रहा है। नदियां कौन कौन सी है, सतलज, ब्यास, चिनाब और झेलम। ये चारों नदियां किसकी, सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक, तो इनमें देखेंगे कि जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक भारत में है वो कौन सी नदी है, तो वो हमारी है चिनाब। चिनाब नदी है जिसका इन चारों में क्या है कि सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र जो है किसमें है, भारत में है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी की सहायक जो 5 नदियां, इसे पंचनद कहते हैं, उनमें 5 में सर्वाधिक बहाव क्षेत्र भारत में किसका है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यही होगा, चिनाब। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर देखिए ध्यान से पढ़िएगा, असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक, अब देखेंगे स्टेटमेंट को। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी बिल्कुल है। गोदावरी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। बिल्कुल सत्य है। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा गोदावरी के बारे में। जब भी आपने पढ़ा है, गोदावरी का डायग्राम बनाया है, तो आपने इस चीज को पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, सोन नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। अब देखिए एक चीज समझिए, सोन नदी, दूसरा हमारा है समझने वाली बात है, वो अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली। अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली होता क्या है। ठीक है, तो ऐसी नदियां जो अपने जो है पथ पर बहती हैं और किसी कारणवश उनके पथ में अवरोध उत्पन्न हो जाता। अवरोध का मतलब जैसे कि उनके जो है पथ में मिट्टी का जमा हो गया है, मिट्टी का बहाव हो गया। नदियां क्या करती हैं, उस मिट्टी को काटते हुए पुनः उसी पथ को धारण कर लेती है, उसको बोलते हैं अध्यारोपित नदी। इस चीज़ को मैंने अपने नोट्स में बाकायदा डायग्राम के साथ बहुत अच्छे समझा रखा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को अगर समझना है तो आप नोट्स परचेज करिए और आपको बेहतर ही उसमें से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, कावेरी नदी को। और बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को। बूढ़ी गंगा गोदावरी को और दक्षिण की गंगा किसको, कावेरी नदी की। चीज याद रखिएगा। ठीक है, शरावती नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। किसकी बात कर रहा, शरावती नदी की बात कर रहा। नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है, यही हमारा क्या है, गलत है। ये अनुवर्ती नदी है। कैसी नदी है शरावती नदी, अनुवर्ती नदी, यानी कि ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती हैं उन्हें अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो शरावती नदी कैसी है, अनुवर्ती नदी है। ठीक है, नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण नहीं है। नदी अपहरण से मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई नदी है और उसके थोड़ी दूरी पे दूसरी नदी बह रही हो, उसमें धारा तेज हो, वो अपने धारा के अकॉर्डिंग इतना कटाव करे कि करते करते वो दूसरी नदी के समीप आ जाए और दूसरी नदी को अपने साथ बहा ले जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, नदी अपहरण। ठीक है, उसको बोलते हैं नदी अपहरण। आप जाएंगे ऐप में, ऐप को डाउनलोड करेंगे और ऐप से नोट्स परचेज करेंगे, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, बेहतरीन तरीके से बताएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर क्या, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा था, हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है 10 प्रश्नों की जो सीरीज थी उसको पूरा कर लिए हैं
और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा किया होगा। अगर कोई सुझाव, कोई इंक्वायरी हो तो बार बार मैं आपसे बोलता हूं कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरा काम, आप जो है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह हम अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।